हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपना चैनल प्यारा चैनल मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और उसे फाइनली से ब्रेन में करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10th का जैक बोर्ड है ना, टर्म 1 का तैयारी। तो ये फिजिक्स का पहला चैप्टर आया है आपके सामने, ठीक ना। फिजिक्स का जो चैप्टर है क्या है, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, इससे चुन चुन कर क्वेश्चन लाया गया है आपके लिए, ठीक ना। आज जो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वो केवल परावर्तन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको देखेंगे। किससे रिलेटेड? परावर्तन से रिलेटेड, ठीक ना। फिर अगले लेक्चर में किससे रिलेटेड? अपवर्तन से। हो जाएगा चैप्टर खत्म, समझ गए ना। परावर्तन से 50 क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ाने मतलब क्वेश्चन बनाने के दौरान ही क्या करेंगे हम लोग, उसका कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे। और अगर इतने सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके सामने, अगर इतना आप लोग कर देते हैं, ठीक ना, तो एग्जाम में तो गर्दा उड़ जाएगा, समझ गए ना। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है? कांच में प्रकाश की चाल है, कांच में प्रकाश की चाल, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट, यही ना। तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? तो ये तो याद करने वाला बात है भाई, ठीक ना। ग्लास देखिए अपने यहाँ अलग अलग है, कोई ज़्यादा डेंसिटी के साथ है, ज़्यादा घनत्व वाला है ग्लास, ठीक, कोई कम घनत्व वाला है ग्लास, ठीक। तो उसमें स्पीड अलग अलग, लेकिन 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, समझ गया ना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखते हैं कि इसमें से ऑप्शन कौन कौन है। 1.8 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, 1.8 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सब में तो 1.8 ही है। चुनना क्या है देखिएगा, 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए क्या है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पर तो मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहाँ देखिए 10⁻⁻8 है और यहाँ 8 है, और आंसर क्या होगा? तो 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा? सी। याद रखेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। याद हो गया कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर प्रकाश का गमन पथ होता है, प्रकाश का गमन पथ होता है, प्रकाश कैसे चलता है भाई? तो ऑप्शन है आपका क्या चीज? सीधी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वक्र रेखा। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा और वक्र रेखा तो एक ही है, खैर, ठीक ना, खैर कोई बात नहीं। देखिए क्या है, वलिक रेखा, ठीक। अब ये क्या है, तो भाई आपको अच्छे से पता है कि लाइट जो है, प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे सीधी रेखा में? रेस देखते हैं ना, कोई भी प्रकाश का स्रोत होता है, वहां से लाइट कैसे निकलता है, प्रकाश कैसे निकलता है? तो सीधा रे के रूप में पढ़े हैं ना आप। तो क्या होगा इसका आंसर? ये होगा टेढ़ी मेढ़ी रेखा या वक्र रेखा, बात बराबर हुआ, लेकिन ऑप्शन अपना मन, ठीक ना। याद रखेंगे क्या चीज? सीधी रेखा में। क्वेश्चन 3, क्या निम्नलिखित में से कौन दीप्त नहीं है? दीप्त वस्तुएं किनको बोलते हैं? जिनमें अपना प्रकाश होता है, जिनमें अपना प्रकाश होता है, यही ना। जैसे सूर्य, सूर्य में अपना प्रकाश है भाई, ठीक ना। उन वस्तुओं को नहीं कहेंगे जहां से लाइट आता हुआ प्रतीत होगा, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा से लाइट आता हुआ प्रतीत होता है, वो सूर्य से जो लाइट उस पर पड़ता है उसको रिफ्लेक्ट करता है हम लोग की तरफ, ठीक ना, और लगता है कि चंद्रमा सा रहा है, चंद्रमा नहीं है। ये सब तो पढ़े ही होंगे आप लोग। चलिए देखिए कौन हो जाएगा भाई। कह रहा है कि चांद, सूरज, सूरज में तो अपना प्रकाश होता है भाई। दर्पण में अपना प्रकाश होता है? नहीं। दर्पण से भले हम लोग क्या करते हैं, याद है ना, लाइट इस पर दर्पण पर पड़े, सूर्य का रोशनी इस पर पड़ता है, तो हम किसी के मुंह पर ऐसे ऐसे करते थे, चमकाते थे। बचपन में किए होंगे आप लोग, तंग करने के लिए। नहीं, मिरर आपके हाथ में लग गया, लाइट उधर से आता, यहाँ से टकरा जाता, किसी के मुंह पर मारते थे, ठीक ना। ये चीज है। तो ऐसा लगता था कि लाइट यहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा है। सच्चाई क्या है कि लाइट सूर्य का है, यहाँ टकराया फिर वहां जा रहा है, तो इसका अपना प्रकाश है नहीं ना। नहीं, तो जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? दीप्त नहीं बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो पूछा गया क्या, निम्नलिखित में से कौन दीप्त नहीं है? दीप्त नहीं है, तो देखिए ना, चंद्रमा तो दीप्त नहीं है, अभी तुरंत बताया ना, कि वो सूर्य से प्रकाश जो उस पर पड़ता है उसको परावर्तित करके हम तक पहुंचाता है, ये तो नहीं है। दर्पण में क्या अपना प्रकाश होता है? नहीं होता है, यानी कि ये भी होगा। तो मेन जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? यहाँ पर देखिए ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी। तो क्लिक कौन करेंगे? ये है आंसर, ठीक है। चलिए ठीक। नेक्स्ट, करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है जहां से प्रकाश आपको मिल रहा है और उस स्रोत को जो है प्रकृति बनाया हो,
हम नहीं बनाए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग बनाए, मोमबत्ती हम लोग बनाए, लेकिन ऐसा आपको प्रकाश का स्रोत पता करना है जो क्या चीज नेचर बनाया है, प्रकृति बनाया है। तो देखिए मोमबत्ती तो हम लोग बनाए, सूर्य यही होगा, यही होगा, यही होगा। सूर्य को हम लोग बनाए हैं नहीं ना, तो बताइए प्राकृतिक स्रोत कौन है? सूर्य है। बाकी देखिए ना, मोमबत्ती हम लोग बनाए, लैंप हम लोग बनाए, बल्ब हम लोग बनाए, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत तो कौन होगा? सूर्य होगा। क्लियर है? एक बात बताना चाहें कि आपका जो एनसीईआरटी है उसको लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़िए, किताब पढ़ने का आदत डालिए आप लोग, समझ गए ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, एकदम 40 में से 40 निश्चित तौर पर आएगा, ठीक ना। देख लीजिए, बुक एकदम पढ़ना है, ठीक। अगली बार से यहाँ लेक्चर देखने से पहले बुक अच्छे से पढ़ लेंगे और आराम से यहाँ लेक्चर देखिएगा, सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, यदि प्रकाश के परावर्तन के लिए आपतन कोण 30 डिग्री हो, प्रकाश के परावर्तन के लिए आपतन कोण 30 डिग्री हो, तुरंत फिगर बनाएंगे। आपतन कोण 30 डिग्री, लाइट ऐसे आया और टकरा कर ऐसे लौटा। आपतन कोण क्या होता है? तो आपको पता है ना कि इस पॉइंट पर हम लोग क्या नॉर्मल खींचते हैं, अभिलंब। ये आपतन कोण और ये क्या चीज? परावर्तन कोण। अब आपको अच्छे से पता कि ये दोनों आपस में बराबर होता है, आई और आर क्या होता है? बराबर होता है, परावर्तन के नियम से, किताब लाइन बाय लाइन। हाँ, तो कह रहा है क्या चीज ना, परावर्तन के लिए आपतन कोण जो है 30 डिग्री है, यानी कि इसका ये कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है भाई, ठीक है। तो कह रहा है कि आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच का कोण, मतलब ये दोनों पूछ रहा है। तो भाई कोई बात नहीं ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी कि ये 30 तो ये भी 30, और इन दोनों को मिलाकर कितना? 30 प्लस 30 60, 30 प्लस 30 60 हुआ। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, ये वाला कोण कितना होगा? तो 30 और 30 60 होगा। कहां है ऑप्शन? कहां है? यहां है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, देखिएगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन ये सब है जो भी आपके सामने रखा जा रहा है। देखिए, यदि कोई किरण किसी पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है, चलिए फिगर बनाते हैं। ये रहा पृष्ठ, इसके लंबवत आपतित हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, सीधा सीधा ऐसे आपतित हो रहा है। सीधा दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको सीधा मानना है, ये सीधा आपतित हो रहा है, लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। ये पृष्ठ हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह, इसके लंबवत आपतित हो रहा है, ठीक ना। तो परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तन कोण क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो भाई इस जगह पर आया है तो ये आपतित किरण हुआ, हम इस पॉइंट पर अभिलंब खींचेंगे तो इसी के डायरेक्शन में ऐसे जाएगा नहीं। अब बताइए ना, नॉर्मल भी वही, अभिलंब भी वही और आपतित किरण भी वही, एंगल कुछ बन रहा है, कोना कुछ क्रिएट हो रहा है नहीं ना, तो कितना होगा? 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। आपतन कोण 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। कहाँ है ऑप्शन? कहाँ है? यहाँ है। याद रखेंगे, जब कोई किरण किसी सरफेस के परावर्तक सतह के लंबवत आपतित होती है, ठीक ना, लंबवत, तो ये लंबवत देख के 90 डिग्री नहीं बोल देना है कि आपतन कोण 90 डिग्री है, परावर्तन कोण 90 डिग्री है ना। ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण हम कहां से मेजर करते हैं? ये नॉर्मल से नहीं मेजर होता है, याद नहीं है? नॉर्मल से मेजर करते हैं, नॉर्मल से, ये नॉर्मल से, ये वाला कोण आपतन कोण, ये वाला कोण परावर्तन कोण, नॉर्मल से। जब ये कम करके इसी पर ले आएंगे, इसी पर ले आएंगे, कोई कोना ही नहीं बचेगा, तो बताइए ना एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। और जब आपतन कोण 0 डिग्री तो परावर्तन कोण भी क्या चाहिए? 0 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 0 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन निम्न द्वारा किया जाता है, मतलब इनमें से कौन के द्वारा किया जाता है? प्रकाश का परावर्तन 2 तरह का आप लोग पढ़े हैं, क्या चीज? नियमित और अनियमित, यही ना। तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे नियमित हो चाहे अनियमित हो, प्रकाश का परावर्तन दोनों के द्वारा पालन होता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या है। केवल नियमित परावर्तन से ना, केवल अनियमित पर प्रतिबिंब लिखा हुआ है, प्रतिबिंब नहीं परावर्तन। क्या चीज? परावर्तन, ठीक ना। केवल अनियमित परावर्तन से तो ना, दोनों परावर्तन होगा ना। वो टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्या है। क्लियर है? तो दोनों परावर्तन से, तो हाँ दोनों परावर्तन से। क्लियर ना? ये चीज है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं।
यदि परावर्तन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा? चलिए देखते हैं। ये परावर्तक सतह, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये भाई अभिलंब है जिसको n से दिखाते हैं। कह रहा है कि यदि परावर्तन कोण 60 डिग्री है, परावर्तन कोण कौन होगा? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। ये आपतित किरण जो क्या होता है? परावर्तक सतह पर पड़ता है, किसी सतह पर पड़ता है उसको आपतित किरण कहते हैं, जो टकरा के लौटा उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो यहाँ पर 90 डिग्री सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये पृष्ठ के पर क्या चीज लंबवत जो हम ये रेखा खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जो कि दिया हुआ है कितना है? 60 डिग्री है। परावर्तन कोण कितना है? 60 डिग्री, ठीक ना। तो आपतन कोण भी 60 डिग्री होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, तो 60 डिग्री परावर्तन कोण है तो आपतन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब क्या पूछ रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, परावर्तक सतह और आपतित किरण, परावर्तक सतह और आपतित किरण, परावर्तक सतह आपतित किरण, परावर्तक सतह आपतित किरण, यानी कि ये वाला कोण कितना होगा? तो ये भैया ये क्या है? नॉर्मल, ये सरफेस सब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस 90 में अकेले इतना, ये कितना है? 60 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा। कितना होगा? 30। ऑप्शन ढूंढिए, ढूंढिए कहां है? यहां है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए ठीक है। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है? भाई वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन आपको पता होगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक ना। ये वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं और स्मॉल एफ से दिखाते हैं, किसको? फोकस दूरी को। ये फोकस दूरी 2 गुना हो जाए तो आर के बराबर होता है, आर बराबर 2f होता है, ठीक ना। तो यहां दिया हुआ है क्या चीज? वक्रता त्रिज्या, वही आर, वक्रता त्रिज्या आर दिया हुआ है, यानी आर बराबर 40 सेंटीमीटर है। तो बताइए ना एफ बराबर कितना हो जाएगा? यहां से निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि एफ बराबर क्या हो जाएगा? तो 40/2, यानी कितना? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ढूंढिए। हाँ देखिए यहाँ पर 20 mm, 20 मीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 20 20 20 भटकाने के लिए बहुत कुछ दिया हुआ। बगल वाला देखेंगे भैया, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 2 से भाग दिए तो सेंटीमीटर थोड़े बदल जाएगा, सेंटीमीटर तो वही रहेगा। 2 से तो आप इस नंबर को काटे हैं, तो सेंटीमीटर वाला ढूंढिए कहाँ है? 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन होगा सी, ठीक ना। चलिए देखिए, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब है, मतलब कैसा होता है ये बताना है। चलिए देखिए, आभासी होता है, सीधा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब अगल बगल से उल्टा, दाहिना हाथ से खाएंगे, दाहिना हाथ से खाएंगे तो बायां हाथ लगेगा, बायां हाथ से खाएंगे तो दाहिना लगेगा, ठीक ना। ये चीज है। तो आभासी मतलब रियल का नहीं है। तो आपको अच्छे से पता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, पीछे तो जगह होता नहीं है, वो तो दीवार पर रखते हैं हम, और जितना आप दूरी पर जाते हैं ना उतना ही दूरी पीछे बनता है, तो रियल नहीं हो सकता है, ऐसा आभास हो रहा है आपको। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा ही बनता है भाई। सर ऊपर का ऊपर दिखाई देता है, पैर नीचे का नीचे दिखाई देता है, ऐसा थोड़ी है कि सर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है, नहीं ना। तो जो समतल दर्पण है वो क्या चीज? प्रतिबिंब सीधा बनाता है, आभासी बनाता है, और पार्श्विक रूप से उल्टा भी बनाता है। नहीं देखते दाहिना हाथ से खा रहे हैं तो मिररवा में देखिएगा ना, दर्पणवा में, तो कैसा दिखाई देता है कि बायां हाथ से खा रहे हैं। समझ में आ रहा बात? ये चीज है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी तो उसी के लिए है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सभी, सभी, डी। क्या होगा? डी, ठीक। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये तो बात जानते हैं भाई, अभी तुरंत पता चला कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय माने कभी कभी बनाता है, सशर्त मतलब नियम कानून के साथ, मतलब कुछ कंडीशन है उसके लिए, या कोई भी नहीं इसमें ऑप्शन होगा। तो भाई हमेशा, हमेशा वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी काल्पनिक एक ही चीज हुआ, ठीक ना, ये चीज है। तो हमेशा ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट, एक वस्तु को समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ये मान लेते हैं समतल दर्पण है, ठीक है, और कोई वस्तु है ये जो कितना दूरी पर रखे हम लोग? 50 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है।
रखा जाता है? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो इसका इमेज बनेगा ना भाई, ऑब्जेक्ट है ये, इसका इमेज बनेगा कितना दूरी पर बनेगा? तो आपको अच्छे से पता है 50 सेंटीमीटर पर ही पीछे बनेगा, इधर कहीं ना कहीं बनेगा। ठीक, ये है। तो क्वेश्चन क्या कर, क्योंकि आपको पता है कि समतल दर्पण में जितना आप दर्पण के आगे खड़े होते हैं उतना ही पीछे दर्पण, क्या चाहिए, दर्पण के पीछे इमेज बनता है उतना ही दूरी पर, यानी कि मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। तो यहां जो क्वेश्चन क्या किया गया है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये वस्तु हो गया और ये इसका प्रतिबिंब हो गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगा, ये बताना है। तो भाई 50 50 50 50 100 नहीं, तो देखिए कौन सा है, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो भाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो रिजल्ट भी सेंटीमीटर में आएगा। कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए 100 यहां भी है, 100 यहां भी है, लेकिन यहाँ mm है और यहाँ क्या है, m है, मतलब यहाँ मीटर है, यहाँ मिलीमीटर है। तो कौन होगा दोनों में से, बताइए कौन होगा? तो कोई नहीं होगा, यहाँ तो सेंटीमीटर है ना, क्या है, इन दोनों में से कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, बारीकी से आराम से देखो। यही सब तो होता है, वहां पर जाएंगे एग्जाम में और जब आएंगे तो पूरा खोज सब बना के आए हैं सब, और रिजल्ट के दिन खोजना पड़ेगा कहाँ लुकाया है, खोजो उसको। रिजल्ट बताने से लाज लगेगा, शर्म आएगा। देखो इधर क्या है, ये चीज है, आराम से बारीकी से, और किताब तो एकदम लाइन बाय लाइन, ठीक ना, देख लो NCERT क्लियर। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो ये 100 भले दिया है, 100 भले दिया है, लेकिन अपना आंसर सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर दोनों में से कोई नहीं है, 50 मीटर दिया हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन होगा, ये है। नहीं तो 100 आ गया भाई, 100 तो होगा, लो ऐसा नहीं करना है, ठीक, ध्यान से। अगर 100 सेंटीमीटर होता तो ऑप्शन होता, जो कि है नहीं, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, आगे चलते हैं। वाहन में पार्श्व दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण है। गाड़ी घोड़ा में देखे, घोड़ा में नहीं, गाड़ी में, ठीक ना, देखे होंगे कि वाहनों में कि बगल में क्या मिरर होता है, साइड मिरर जिसको बोलते हैं हम लोग, समझ गए ना। उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें उत्तल दर्पण होता है। कौन होता है, उत्तल दर्पण, याद रखेंगे। क्यों होता है, तो ये भी पढ़े होंगे, ठीक ना। क्यों होता है भाई, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है, जिससे क्या होता है ना कि पीछे वाला जितना छोटा, मतलब जितने भी चीज है उसका हम इमेज यहाँ देख लेते हैं, और हमेशा सीधा बनाता है तो सीधा ही दिखाई देगा नहीं, ये चीज है, सबसे कमाल का बात है, याद रखेंगे इस बात को। और उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, ज्यादा से ज्यादा एरिया में के ऑब्जेक्ट का इमेज बनाकर आपको दिखा देता है, ठीक ना। तो याद रखेंगे हमेशा कि वाहनों में जो दर्पण उपयोग होता है क्या चीज में, साइड मिरर के रूप में, वो कौन सा होता है, उत्तल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ड्राइवर के सामने बसों में इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण है। हाँ, ड्राइवर के सामने देखे होंगे ना कि बस में बैठते हैं हम लोग, नहीं, ड्राइवर के सामने देखेंगे कि मिरर लगा होता है ड्राइवर के सामने, जहां ड्राइवर होते हैं ना, ड्राइवर बाबू, उसके सामने एक मिरर होता है। वो मिरर कौन होता है, तो वो भी उत्तल ही होता है, ठीक ना। आंसर देखो, कोई कोई बोलता है कि नहीं समतल लगाएंगे, छोटा छोटा गाड़ी में समतल भी लगाओ ना, तुम्हारा मर्जी, ठीक ना, कोई भी मिरर लगा लो, लेकिन उत्तल लगा होता है मेनली तौर पर। क्यों लगा होता है, क्योंकि देखिए उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, ऐसे कर्व होता है उत्तल, तो ज्यादा ज्यादा एरिया के बैठे यात्री को इसमें देखा जा सकता है, तो ड्राइवर देख लेगा कि पीछे क्या है मामला, समझ में आ रहा बात, ये चीज है, इसलिए वहां भी क्या होता है, उत्तल होता है, याद रखेंगे इस बात को। तो आंसर क्या करेंगे, उत्तल, ठीक है। आगे देखिए, करें कि स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट, ये वाला लाइट देखो यहाँ पर, यहाँ स्ट्रीट लाइट में ये वाला, तो स्ट्रीट लाइट में देखो क्या होता है ना, हम लोग क्यों लगाते हैं भाई, ताकि लाइट फैल कर मिले, तो ऐसे होता है उसमें मिरर, ऐसे, उत्तल दर्पण वहां भी आंसर है। यहाँ लाइट लगा होता है भाई, लाइट इस पर पड़ेगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, छितरा जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, तो ज्यादा एरिया में लाइट पड़ेगा, इसलिए इसका उपयोग, किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल, तो आंसर इसका भी क्या होगा, उत्तल होगा, ठीक। आगे बोले ना कि देखिए दर्पण का या ये सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो 40 में 40 पक्का है। चलो देखो, किस दर्पण को दंती दर्पण, दंती दर्पण, बड़ा दंती दर्पण, डेंटिस्ट में, एक बार फिर बोलते हैं, अच्छा लग रहा है, दंती दर्पण नहीं, डेंटिस्ट मिरर, क्या बोला जाता है, डेंटिस्ट मिरर। अब डेंटिस्ट मिरर कहने का मतलब, देखिए जब आप ज्यादा चॉकलेट वगैरह खा लेते हैं तो दांत सड़ जाता है, तो जब आप दांत के डॉक्टर के पास जाइएगा
ठीक। तो वहां जब जाएंगे आप ना, तो वहां पर एक मिरर उठाया जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ऐसे चम्मच के जैसा। अब मुंह में इसे डाल के देखेगा कि अंदर क्या क्या है भैया, कहाँ कहाँ कैविटी है, कहाँ कहाँ सड़ गया है। ठीक, देखो इधर क्या है, ये चीज है। तो यहाँ जो ये जो दर्पण होता है ना, वो कौन सा होता है, तो अवतल होता है। कौन होता है, अवतल दर्पण। याद रखेंगे इस बात को। अवतल क्यों होता है, तो अवतल का एक कंडीशन है, ठीक ना, कि जब उसके आप ध्रुव और क्या, ध्रुव और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज क्या चाहिए, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो भाई वो तो चाहिए सीधा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए, तब ना अंदर का पता चलेगा कि हाँ कहीं करने की है। समझ में आ रहा बात, ये चीज है। तो कौन दर्पण, मतलब किस दर्पण को कहा जाता है भाई, तो अवतल दर्पण को। क्लियर, अवतल दर्पण को। चलिए ठीक, आगे कह रहे कि कार की हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण है, कार में कौन होता है। तो कार में देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर पैरेलल रे बीम क्रिएट किया जाता है भाई कार में। तो दर्पण जो होता है यहाँ भी अवतल ही होता है। देखिए यहाँ से लाइट निकलेगा, ये इसको फोकस पर रखा जाता है, और यहाँ से लाइट निकलेगा तो फोकस से जाने वाला किरणें मिरर से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल रे बीम क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका भी आंसर क्या होगा, हेडलाइट में कौन होता है, अवतल दर्पण। टॉर्च में भी अवतल दर्पण। ठीक ना, कहाँ गया, यहाँ देखिए। नेक्स्ट, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी पहले कहते किसको, इसको देखते हैं हम क्या चीज। कोई अगर कर्व मिरर है, ये तो अवतल दर्पण है, इसका पोल ये ध्रुव, ये क्या चीज, वक्रता केंद्र, और ये फोकस, यही ना। और ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ये जो क्या होता है, इसका आधा होता है। अब भाई समतल दर्पण का बात किया था, समतल दर्पण सीधा सीधा हो जाएगा, ना इसका सेंटर पड़ेगा ना ये पड़ेगा। सेंटर इसका कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो इन्फिनिटी पे। तो इसका फोकस दूरी पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक ना, क्लियर। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, बताइए। उत्तल दर्पण ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत, कोई भी नहीं। उत्तल दर्पण, चलिए देखते हैं। ये है उत्तल दर्पण, उठे हुए, उत्तल उठल, उठे हुए सतह से रिफ्लेक्शन होगा, यहां से आया टकरा कैसे लौट गया। आपको अच्छे से पता है कि दर्पण पर आपतित किरणें जो कि क्या चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है मुख्य अक्ष के, या मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो यहाँ मिलती हुई मालूम पड़ रही है, उसको फोकस बोलते हैं। और यहाँ ध्रुव कहलाता है, ध्रुव और फोकस के बीच का दूरी क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है, ये है। ठीक। और आप साइन कन्वेंशन पढ़े होंगे कि आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी आप मापेंगे वो क्या होगा, धनात्मक होगा। आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा, धनात्मक होगा। उसके अगेंस्ट में मतलब विपरीत मापेंगे तो ऋणात्मक होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर मापेंगे तो धनात्मक, और नीचे मापेंगे तो ऋणात्मक, यही ना था। तो आपतित किरण की दिशा क्या है, इधर, इधर है। डिस्टेंस आप किधर मेजर कर रहे हैं, तो उधर ही कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है, दूरी कहां से, तो ध्रुव से। तो ध्रुव से इधर माप रहे हैं हम, इधर ही माप रहे हैं, और आपतित किरण की दिशा भी उधर ही है, दोनों एक ही दिशा में है। इसका मतलब ये क्या होगा, धनात्मक होगा। याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण का जो क्या होता है, फोकस दूरी होता है, वो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। और वहीं अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आंसर कर देंगे क्या चीज, धनात्मक। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये रहा अवतल दर्पण। अवतल, अवतल धसे हुए तल से परावर्तन होगा, यानी कि अवतल दर्पण हो गया। चलिए फिर से ड्रामा सॉरी, ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक ना। अब क्या चाहिए, क्या कहा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का दूरी, यही ना। अब ये क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, भाई कैसा है, या अनंत होगा, क्या है, इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अनंत तो होगा नहीं, तो क्या चाहिए, धनात्मक और ऋणात्मक में से सिलेक्ट करना है। देखते हैं। तो आपतित किरण क्या, कहाँ आपतित होगा, ऐसे होगा, क्योंकि परावर्तक सतह ये है, तो यहाँ से परावर्तन होगा, टकरा कर एफ से जाएगा ना। आपतित किरण की दिशा इधर से इधर है, और आर आप कहाँ से मापेंगे, ध्रुव और इधर से, ध्रुव से, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है भाई।
रेस्ट्रिक्शन है चिन्ह परिपाटी में क्या कि आपको जो भी दूरी में मतलब मापना है वो कहां से करना है, ध्रुव से करना है। तो ध्रुव से सी का दूरी r, आप इधर से इधर माप रहे हैं, आपतित किरण की दिशा उधर है, विपरीत होगा ना। आप आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कहां है ढूंढ लो, सी है ऑप्शन। ठीक है, चलो ठीक। नेक्स्ट, कौन सा दर्पण हमेशा आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी और सीधा प्रतिबिंब, आभासी भी और सीधा प्रतिबिंब। तो एक बात करते हैं पहले समतल, अपने पास 3 ही दर्पण है फिलहाल, समतल, अवतल, उत्तल। समतल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है और हमेशा आभासी बनता है, आभासी है तो सीधा होगा ही होगा। ठीक है, अब अवतल दर्पण का बात करें, ठीक, तो अवतल दर्पण में सभी तरह का, ये ड्रामेबाज मिरर होता है, आपको पता है, ड्रामेबाज दर्पण कहते हैं उसको। ये सीधा उल्टा सब तरह का इमेज बनाता है। और ये हमेशा बोला है, हमेशा हमेशा आभासी होना चाहिए और सीधा होना चाहिए भाई, यही ना। तो समतल दर्पण एक हो जाएगा। क्या उत्तल दर्पण होगा, तो हाँ, उत्तल दर्पण भी हमेशा क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आंसर समतल या उत्तल दोनों होगा। चलिए ढूंढते हैं। अवतल ये तो नहीं होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, बी और सी यानी ये दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन कौन मारेंगे, डी मारेंगे। ठीक ना। तो आप कहेंगे कि सर फर्क क्या है समतल और उत्तल में, दोनों जब सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी बनाता है तो फर्क है ना। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर बनाता है प्रतिबिंब, और वहीं उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा बनाता है। तो यहाँ छोटा बड़ा का बात नहीं किया है, केवल बात किया है क्या चीज, क्या आभासी और सीधा का, जो कि दोनों बनाता है, इसलिए ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। चलो नेक्स्ट, कौन सा दर्पण हमेशा छोटी प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा। अवतल आपको बताया कि अवतल हमेशा छोटा बड़ा सब तरह का इमेज बनाता है, तो इसमें तो अवतल होगा नहीं। समतल हमेशा वस्तु के बराबर बनाता है, तो एक बच गया कौन, कन्वेक्स, उत्तल। हाँ सही बात है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तल, ए। क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। नेक्स्ट चले, चलिए। उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है, आवर्धन क्या होता है भाई, तो आवर्धन को हम लोग एम से दिखाते हैं, और एम बराबर होता है HI/HO। HI बोलने का मतलब हाइट ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। HO बोलने का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है क्या चीज, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। ठीक ना, ये चीज। तो कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है, कैसा आवर्धन भाई, तो ये रहा उत्तल दर्पण, वस्तु को रख दिए, और ये रहा इमेज डायग्राम आप लोग देखे होंगे, यहां से ऐसे जाता है, ये है, और ये तो एफ हो गया, इधर सी होगा कहीं, यहां से एक और कहां तक जाता है, सी तक। इमेज कहां बनता है, इधर बनता है, ये इमेज है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए ना, यहां पर जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता है, हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर। मुख्य अक्ष के ऊपर है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको अच्छे से पता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। यानी कि यहां पर हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई भी धनात्मक होगा, और वस्तु की ऊंचाई भी क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों होगा भाई, धनात्मक क्यों होगा, क्योंकि वो क्या चाहिए, मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरियां हैं। ठीक ना, ये है चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक, और नीचे मापेंगे तो ऋणात्मक। तो ये तो ऊपर ही है भाई, दोनों एक ही तरफ है, धनात्मक धनात्मक, और ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो आंसर क्या होगा, ए, धनात्मक। क्लियर। अब कह रहे कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है, ए भाई अवतल देखिए सीधा उल्टा सब बनाता है, सीधा बनाता धनात्मक आया। आपको पता है कि अवतल जो है सीधा भी बनाता है, उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि इसका धनात्मक भी होना चाहिए, ऋणात्मक भी। यानी कि देखते हैं ऑप्शन क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक। ये भाई दोनों में से एक तो नहीं मार सकते, क्योंकि दोनों होता है उसके द्वारा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी कौन होगा आंसर, ये होगा। क्योंकि अवतल दर्पण सभी तरह का प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा सीधा सब, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे सब तरह का इमेज, मतलब उसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होना चाहिए। आंसर कौन होगा, ए और बी दोनों। ठीक ना। देखिए नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है,
समतल दर्पण द्वारा। भाई हमेशा आभासी प्रतिबिंब तो प्लस याद रखेंगे, आभासी प्रतिबिंब रहेगा तो सीधा रहेगा, सीधा मतलब क्या चीज प्लस में, यानी कि आवर्धन क्या होगा प्लस में होगा। क्लियर है ना, ये चीज है। तो यहाँ प्लस वाला कौन कौन है, अरे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन ये 1 2 3 4 ये सब क्या बताता है, तो बता देते हैं। m बराबर अगर +1 लिखने का मतलब क्या हुआ, यहां देखिए क्या चीज आपको बताते हैं, समतल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है +1 होता है। +1 क्यों होता है, प्लस किसके लिए, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है आभासी है, बनाता है, वो सीधा बनाता है समतल प्रतिबिंब। समतल दर्पण जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए क्या चीज धनात्मक होगा। 1 किस लिए, तो इसके बराबर क्या चीज HI/HO जानते हैं, m बराबर क्या हो जाएगा 1, यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो HI और HO क्या होगा बराबर होगा। ठीक ना, बस आप याद रखेंगे समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है +1 होता है। प्लस का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कैसा है, तो आभासी है और सीधा है, और 1 का मतलब क्या हुआ वस्तु का साइज, मतलब वस्तु का ऊंचाई, और क्या चीज प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या है बराबर है। क्लियर है ना, ये चीज है। चलिए, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1 है, दर्पण कौन सा होगा -1 कह रहा है। फिर से बात वही, माइनस मतलब क्या हो गया कि इमेज कैसा होगा रियल होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है उल्टा होता है। अब माइनस 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 उल्टा है तो क्या हो जाएगा आवर्धन माइनस दिया, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक ना, वास्तविक प्रतिबिंब है यानी कि उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक ना, ये चीज है। अब 1 करने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु का 1 करने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु का हाइट मतलब वस्तु का क्या चीज ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या है बराबर है, यही ना। तो मतलब क्या जाने आप कौन सा दर्पण होगा, तो समतल तो होगा नहीं, वो तो हमेशा सीधा बनाता है, उसका तो प्लस होना चाहिए। और उत्तल तो होगा नहीं, क्योंकि उत्तल कैसे हमेशा छोटा बनाता है, और छोटा के केस में क्या होगा ना मैग्निफिकेशन जो होगा आवर्धन होगा वो क्या होगा 1 से छोटा होगा, 0.1 0.2 0 समथिंग रूप में होगा। ये तो 1 है, माने बराबर वाला केस है। और आपको पता है कि अवतल दर्पण में एक केस ऐसा है, अवतल दर्पण में एक केस ऐसा है, अवतल दर्पण में एक केस ऐसा है जहां पर इमेज क्या होता है बराबर बनता है। कौन सा केस में, तो जब वस्तु को हम C पर रखते हैं तो इमेज भी कहां बनता है C पर ही बनता है। और कैसा बनता है, तो बराबर साइज का। ठीक ना, ये कब में अवतल में, किस दर्पण में, तो अवतल में। तो आंसर क्या होगा अवतल दर्पण, NCERT लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने जो है मतलब अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो स्थिति के लिए कौन सा आवर्धन संभव है। चलिए देखते हैं कौन सा आवर्धन संभव है भाई। तो देखिए ना, ये हम ले लिए अवतल दर्पण, ये पोल रहा, ये C रहा और ये F रहा, ध्रुव और फोकस के बीच, अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए रखते हैं, ध्रुव और फोकस ऐसे आएगा, यहाँ से जाएगा और फिर क्या चाहिए यहाँ से जाएगा, और लगेगा कि कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा है। इमेज कहाँ बनेगा, ये जहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक ना, देखिए लगे कहाँ से आ रहा है, पीछे कहीं से आ रहा है, यहाँ पर इमेज बनता है, ये है इमेज, यही ना। इस केस में होता क्या ना कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा। सीधा बनता है इसलिए आवर्धन क्या होगा प्लस में होगा। ठीक है, अब बड़ा बनता है इसलिए आवर्धन 1 से ज्यादा होगा। याद रखेंगे, अगर आवर्धन 1 से ज्यादा यानी कि प्रतिबिंब बड़ा बना है, 1 से ज्यादा करने मतलब 1 पॉइंट समथिंग 2 3 4 5 इस तरह से क्या है। अगर आवर्धन 1 से ज्यादा है मतलब प्रतिबिंब बड़ा बना है, 1 से छोटा है मतलब प्रतिबिंब छोटा बना है, और 1 के बराबर मतलब 1 है आवर्धन, इसका मतलब क्या चाहिए वस्तु का हाइट जो है वो इमेज के हाइट के क्या है बराबर है। क्लियर है ना, ये चीज है। तो इस केस के लिए क्या होगा भाई प्लस होना चाहिए और 1 से बड़ा आवर्धन होना चाहिए। प्लस वाला पहले ढूंढेंगे, ये होगा नहीं माइनस में है, ये नहीं होगा माइनस में है। हाँ भाई ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्रतिबिंब बड़ा बना है तो 1 से ज्यादा होना चाहिए ना मैग्निफिकेशन आवर्धन, तो 1 से ज्यादा वाला ये है, तो क्या होगा ये होगा आंसर। क्लियर है, याद रखिएगा अगर आवर्धन 1 से ज्यादा है, आवर्धन का मान 1 से ज्यादा दिया इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा बना है,
प्लस दिया हुआ इसका मतलब आभासी बना है, सीधा बना है, माइनस दिया हुआ मतलब काल्पनिक बना है, उल्टा बना है, ठीक ना। ये चीज क्लियर, ये तो होगा नहीं +1, 1 का मतलब हो गया क्या चाहिए, बराबर बना है। चलो देखो नेक्स्ट, इतना तो पढ़ाई किया होगा ये सब। एक दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +0.28 है। दर्पण कौन सा है, पहले प्लस देखकर पता करेंगे कैसा इमेज है भाई, सीधा, क्या है, सीधा है और आभासी है। सीधा आभासी होगा वही सीधा है, याद रखना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्लस देकर तुरंत सीधा, ठीक। मैग्निफिकेशन 1 से कम है, आवर्धन क्या 1 से कम है, यानी प्रतिबिंब छोटा बना होगा। तो भाई कौन सा दर्पण है जो सीधा बनाता है और छोटा बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा बनाता है, कौन सा दर्पण है। समतल दर्पण तो हमेशा बराबर बनाता है, ठीक। और अवतल दर्पण क्या होता है, छोटा बड़ा, और एक केस में ही सीधा बनाता है, वो उस केस में भी बड़ा बनाता है। अवतल दर्पण एक ही सिचुएशन में क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और सीधा बनाता है, वो भी कैसा बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। तो देखिए ना, वो तो होगा ना अवतल होगा ना समतल होगा, तो कौन होगा, उत्तल होगा। कहाँ है उत्तल, और सही बात है, उत्तल क्या होता है, हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने तो है नहीं खैर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हो सकता है। चलिए देखिए, कहाँ रखना है, इमेज डायग्राम खींचना आता है ना, प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने आता है ना। अगर आता होगा तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा, अगर नहीं आता है तो आप जहाँ कहीं भी अभी पढ़े होंगे, ठीक ना। क्या है, और अगर आपको इसका क्या चाहिए, मतलब 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए कि नहीं सर एक बार क्या करते हैं ना 1 शॉर्ट वीडियो दे दीजिए पूरा चैप्टर का, तो हम वो भी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन कमेंट करो, ठीक ना। वैसे आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़े हैं ऑफलाइन अपने क्लास में, स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पर भी, तो इतना तो निकल ही गया होगा हम क्वेश्चन कराने आए हैं। अब क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़े हैं तो क्वेश्चन तो बनेगा ही, और नहीं तो एक और तरीका है, अगर मान लेते हैं कि अच्छे से पढ़ाया गया लेकिन आप ढंग से पढ़े नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ कर देखिए ना, सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो मिले आपको पूरे लेक्चर एक ही शॉट में निपटा देंगे, समझ गए ना, तो आप कमेंट करेंगे। चलिए देखिए, हो गया। तो कहाँ कह रहा है भाई, अवतल दर्पण के फोकस वक्रता केंद्र, इधर फोकस, इधर वक्रता केंद्र। चलिए ऑब्जेक्ट को रख दिए, इमेज बना देते हैं, यहां कटा भाई, ये रहा प्रतिबिंब, ये रहा वस्तु। अब बताइए, तो कह रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है। पहली बात को उल्टा प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब कैसा उल्टा है, देखिए ये सीधा था, ये उल्टा बना है, यानी कि आवर्धन क्या होगा, माइनस में होगा, आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और देख रहे हैं कि वस्तु से बड़ा बना है, यानी कि आवर्धन 1 से ज्यादा होगा, आवर्धन क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, क्लियर ना। आवर्धन 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ढूंढते हैं, और क्या, ये प्लस में है, नहीं होगा, प्लस में है, नहीं होगा, यही दोनों में से कोई होगा। तो कह रहा है कि -0.7 छोटा है, 1 से छोटा प्रतिबिंब नहीं बना है कि ये छोटा रहेगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, 1 से देखिए ज्यादा है, ये 2.1 है, 2.1 है, और माइनस में यही होगा। माइनस मतलब क्या, उल्टा बना है, और 1 से ज्यादा है मतलब क्या चीज, बड़ा बना है, तो है बड़ा बना, ठीक, क्लियर। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो जितना बोला जा रहा है ना उतना ध्यान सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किसके लिए क्या प्रॉपर्टी है। तो ध्यान सुनिए और समझते चलिए। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी मतलब एक जगह जमा कर दे किरणों को। तो क्या ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या करता है ना, कि अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरणों को एक जगह जमा कर देता है, फोकस पर जमा कर देता है। समझ गए, ये चीज इसका खासियत है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। किसको, अवतल को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अवतल, ठीक ना। चलिए देखिए, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी मतलब क्या, जो लाइट को फैला दे, वो काम करता है उत्तल। देखिए अंदर से पेंट कर दिए, ये उत्तल दर्पण हो गया। इसमें क्या होता है ना, कि जब लाइट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, तो क्या होता है, ये लाइट रेज को फैला देता है। देखिए आ रहा है इस तरह से,
छिद्रांत देगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी। तो कौन होगा आंसर, उत्तल। नेक्स्ट, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर पता है ना, कुकर खाना पकाने वाला, इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, मतलब सूर्य से आने वाला जो रोशनी है उसके साथ हीट है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक ना, क्या किया जाता है ना कि एक ही जगह, मतलब देखिए सौर कुकर बना दिए, रख दिए, और एक ही जगह पर लाइट फोकस होना चाहिए, और वही क्या हो जाता है, वो स्पॉट जो होता है गर्म हो जाता है, और वहीं पर हल्का फुल्का खाना आप लोग पका सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाराती वालों का बना पूरे बारात का खाना पका दोगे ना, क्या चीज, मतलब हल्का फुल्का खाना। ठीक है, चलो देखो क्या है। तो भाई उसके लिए लाइट एक जगह केंद्रित होना चाहिए, और उसके लिए कौन माहिर है, तो अपना अवतल दर्पण। यहाँ की यही कंडीशन है, क्या चाहिए कि जो पैरेलल आएंगे किरण एक जगह जमा हो जाएंगी। ठीक ना, इसी जगह खनवा कटरवा कर रख देंगे वही सोलर कुकर को, तो वहां पर क्या होगा, हिट हो जाएगा। तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल। अवतल, सौर कुकर में कौन सा, अवतल। चलो नेक्स्ट, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में तो वही बात है ना, वही बात है, वहां भी सौर भट्टी में क्या चाहिए, वही चाहिए, क्या चाहिए कि लाइट को एक जगह जमा होना चाहिए, लाइट को एक जगह जमा होना चाहिए, और एक जगह जमा करने के लिए अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण कौन सा होता है, एक जगह किरणों को जमा करने वाला दर्पण क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। अभिसारी किसको बोलते हैं, अभी तुरंत बताया गया आपको, क्या, अवतल। कहां है, यहां है। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 डिग्री है तो आपतन कोण क्या है, यही है अगला क्वेश्चन। क्या चाहिए, आपतित किरण। चलिए ना फिगर बना लेते हैं। ये आपतित किरण है भाई, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण होगा, ये परावर्तन कोण होगा। अब कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 डिग्री है, ये टोटल 120 है, टोटल 120 है। ये दोनों बराबर होता है, मतलब 120 का आधा आधा होगा, यानी कितना होगा, 60 डिग्री, 60। चलो ठीक, नेक्स्ट, परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, ये रहा परावर्तक सतह, ऐसे ऐसे पेंट किया होता। चलो देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब नहीं, परावर्तक सतह और आपतित किरण, परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच का कोण कितना है, 60 है। नहीं तो कह रहा है परावर्तन कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री। पहले भी क्वेश्चन आया ऐसा, ये 90 डिग्री होगा, जिसमें से 60 है तो ये 30 होगा। फिगर से तो लग नहीं रहा, लेकिन 30 ही होगा ना, 30। और जब आपतन कोण 30 तो परावर्तन कोण में कितना होगा, 30 होगा। तो ऑप्शन यहाँ क्या होगा, 30। कौन है, डी है। ठीक ना, परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु की 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, यानी कि 2 गुना बनाया जा रहा है, यानी कि आवर्धन दिया हुआ है। कितना बड़ा बना हुआ है, ये क्या है, आवर्धन। तो 2 गुना कर रहा है, यानी कि 2। ठीक ना, आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। इतना क्वेश्चन किए तो इतना दिन में, मतलब इतना देर में तो सुनाई दिया होगा। ठीक ना, क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा होगा, और उल्टा केस में आवर्धन क्या होता है, माइनस, यानी कि आवर्धन क्या दे दिया है, -2। यही ना उत्पन्न करता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी कि भी बताना है, प्रतिबिंब की दूरी बताना है। तो आप पढ़े होंगे या एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के देखिए, क्या आवर्धन बराबर होता है HI/HO तो होता ही है। अब प्लस में ये एक और होता है केस ऐसा, क्या चीज कि ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो -V/U के, जहां पर ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ये वस्तु की दूरी। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लेकर चलेंगे, -V/U वाला, क्योंकि यहाँ पर HI और HO तो दिया हुआ है नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई तो नहीं दिया है। ठीक ना, क्लियर। केवल दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने जो 10 सेंटीमीटर किसी वस्तु को रखे हैं, यानी कि बीम की दूरी दिया हुआ है। U दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। U हमेशा निगेटिव होता है, ये बात याद रखिएगा। क्या चाहिए, हमेशा निगेटिव, कारण आपको पता होगा। ठीक है, चलो देखो इधर क्या चाहिए, और आपसे पूछ रहा है भी क्या है, तो भाई चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए क्या है ना, क्या कहते हैं, और m भी साथ में, सिंस m बराबर क्या होता है, -V/U। m कितना दिया हुआ है, -2।
भी बताइए, माइनस रहेगा, भी निकालना है, यू कितना है तो -10, माइनस माइनस प्लस, तो भी बराबर कितना हो जा रहा है -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, 20 -20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया, यानी कि यू हमेशा निगेटिव में, यानी कि 20 सेंटीमीटर दे दिया है। कह रहा है कि पर एक 2 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, किसका ऑब्जेक्ट का, यानी कि HO दे दिया है 2 सेंटीमीटर। ये तो प्लस में ही होगा भाई, क्योंकि वस्तु को रखे होंगे ऊपर ही हम लोग, ठीक ना, ये चीज है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, वो भी कितना दूरी पर, प्रतिबिंब की दूरी भी कितना 40 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है ना कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाया है। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाया है, हर एक केस में बनाता है, समझ गया ना। और एक ही केस में ये क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होता है। कब? जब वो दर्पण के पीछे में बनाता है, छठा कंडीशन के लिए, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब। बाकी सब केस में क्या इधर ही रखते हैं, ठीक ना, इधर रखते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में, जो कि क्या होता है ऋणात्मक होगा सब दूरियां, तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो कह रहा है ना आपसे कि फोकस दूरी ज्ञात करना है दर्पण का, एफ पता करना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, एफ कैसे हो जाएगा, तो एफ निकालने का एक ही तरीका है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, दर्पण सूत्र। तो चलिए दिया हुआ क्या क्या है, सब कुछ तो दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है, निकालते हैं। चलिए v कितना -40 प्लस u कितना -20, निकालिए f। तो 1/ पलट देते हैं, 1/f बराबर हो जाएगा 1/-40 माइनस 1/20, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1/f बराबर आ जाएगा -3/40, और यहाँ से f निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 40/3, वो भी माइनस में। 3 से काटेंगे तो 13 × 39 नहीं, और 3 × 9 ले होगा ना, तो 13.33 माइनस में आना चाहिए, जो कि कहाँ है भाई, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो भी सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ प्लस में दिया हुआ है, वहाँ माइनस में दिया हुआ है, या ऐसे दिया हुआ है ऐसे, तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो माइनस में होगा। क्या में होगा, माइनस में। चलिए देखिए, तो कौन होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी दे दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, वो भी अवतल दर्पण का, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। पहले के क्वेश्चन में आप देख चुके हैं, यानी कि अब क्या चाहिए -20 सेंटीमीटर, कही ना। अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, मतलब वस्तु को कहाँ रखें, मतलब वस्तु की दूरी को क्या दिखाते हैं, यू से, यानी कि यू आपसे पूछ रहा है, ठीक ना, चाहिए, ताकि वास्तविक प्रतिबिंब को 2 गुना बढ़ाया जा सके, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब मिले और 2 गुना बड़ा मिले, वास्तविक प्रतिबिंब मिले और 2 गुना बड़ा मिले। तो भाई चलो ना, वास्तविक प्रतिबिंब और 2 गुना, कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा, ये कौन बताता, आवर्धन, यानी कि आवर्धन दिया हुआ है, आवर्धन, वो भी क्या चाहिए 2 गुना 2 दिया हुआ है। और क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक हो तो उल्टा होगा, और उल्टा के केस में आवर्धन क्या होता है, माइनस में होता है, यानी कि आवर्धन -2 दिया हुआ है, समझ गया। तो आपसे पूछ रहा है यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए तो पेज लेना पड़ेगा भाई। चलिए देखते हैं, यहाँ देखें तो क्या क्या दिया हुआ था, एक बार पीछे देख लेंगे आप लोग करके, लेकिन देख लीजिए, हमको याद है क्या क्या है। ये आपको दिया हुआ है एफ कितना, तो -20 सेंटीमीटर, और कुछ दिया हुआ है तो यू आपसे पूछा था, और एम दिया हुआ है -2, ठीक भाई। यू निकालना है तो यू दर्पण सूत्र से निकलेगा, और कोई तो उपाय है नहीं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है।
तो भाई जब तक भी पता नहीं चलेगा तो यू कैसे निकलेगा, भी कहां से निकालेंगे, तो आवर्धन से। आप पढ़े हैं कि आवर्धन बराबर क्या होता है, माइनस भी बाई यू दर्पण के लिए होता है ना। यहां से भी निकालेंगे, वैल्यू पुट करिए, m की जगह पर -2 माइनस भी बाई यू हो गया, ये खत्म। यहां से भी बराबर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2u, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्लियर है। अब हम लोग दर्पण सूत्र का उपयोग करते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए 1/v तो रहेगा प्लस 1/u की जगह पर क्या लिखे, u की जगह पर कि v की जगह पर 2u लिखना था, v की जगह पर 2u, और ये क्या हो जाएगा u बराबर 1/f कितना है -20 है ना। अरे v की जगह पर क्या लिख दिए 2u लिख दिए। चलो यहां देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2u, ये 1 प्लस u से 2, ये तो आता ही होगा। चलो 3/2u इक्वल 1/-20। यहां से इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा 2u/3 इक्वल क्या चीज -20। पलटने का भी आवश्यकता नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, नहीं। चलिए अब कर दिए, तो यहाँ से 2u बराबर क्या हो जाएगा 20×60, यानी से 2 से कटेगा कितना 30 बार में, यानी u बराबर क्या आया -30 सेंटीमीटर। u आया -30 सेंटीमीटर। -30 करने का मतलब क्या हुआ, माइनस में तो होता ही है भाई, ठीक ना। यानी कि दर्पण के सामने रखे हैं क्या, 30 सेंटीमीटर पर दूरी पर। माइनस करने का मतलब दर्पण के आगे इधर ही रखे हैं, ऑब्जेक्ट इधर रहेगा। ऑब्जेक्ट देखो इधर क्या है, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट किधर रखे होंगे, यही ना। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन उधर होगा, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर से मेजर होगा, पोल से इधर, तो ये तो माइनस में होगा ही होगा ना। तो दर्पण के सामने रखे कितना 30 सेंटीमीटर दूरी पर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आवर्धन की मात्रक है अगला क्वेश्चन, आवर्धन की मात्रक। आवर्धन क्या होता है भाई, m बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या चीज वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई समझ गया ना, सेम राशि, ऊंचाई ऊपर भी नीचे भी ऊंचाई। अगर इसका हम मात्रक मीटर बैठाएंगे तो नीचे भी मीटर बैठाएंगे, ऊंचाई है ये भी ऊंचाई है, कट के 1 हो गया। सेंटीमीटर कुछ भी बैठा लीजिए, कट कर 1 ही हो जाना, यानी कि ये इसका कोई मात्रक होता नहीं है। तो क्या लिख रहा है सेंटीमीटर, मीटर, वर्ग मीटर, मात्रक विहीन, मतलब मात्रक होता ही नहीं है, मात्रक विहीन, मात्रक होता ही नहीं। ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि फोकस दूरी की एसआई मात्रक, दूरी है भाई एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, देख लीजिए कौन होगा, सी होगा ऑप्शन, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक समांतर किरण का उत्पादन एक अवतल दर्पण द्वारा किया जा सकता है जब प्रकाश स्रोत इसके पास रखा जाता है। मतलब अवतल दर्पण के सामने किसी प्रकाश स्रोत को कहां पर रखें कि वहां से जो प्रकाश मिलेगा वो क्या चाहिए, पैरेलल हो जाना चाहिए, समांतर हो जाना चाहिए। तो भाई आपको अच्छे से पता है ना, ये रहा अवतल दर्पण कि फोकस से जो रे जाता है वो क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। फोकस से जो रे जाता है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ये बात पता है ना। निश्चित तौर पर यानी कि प्रकाश स्रोत को हम फोकस पर रख देंगे, यहां से जो लाइट निकलेगा वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो भाई प्रकाश स्रोत को कहां रखेंगे, फोकस पर। अब यहाँ देखिए ऑप्शन बनाया हुआ जलित, क्लियर है ना। ठीक, अगला, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें किससे होकर जाती हैं, ठीक ना। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ ना कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरणें, ठीक ना। दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है, तो फोकस से होकर। किससे होकर, फोकस हो गया तो प्रॉपर्टी में ही बता जाता है शुरू में ही। चलिए देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा, फोकस, देख लीजिए बनाया हुआ ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, पहले भी देख लिए, अभिसारी कौन होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, सभी किरणों को जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है एक ही जगह पर पॉइंट कर देता है, एक ही जगह पर एकत्रित कर देता है। तो आंसर क्या होगा, अवतल। ये पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना इसमें। नेक्स्ट, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही ना। देखिए कौन है ये, सब उल्टा पलटा दिया हुआ है। चलिए सब इसको इधर उधर करके देखते हैं। और क्या ये कह रहा है कि ये तो होगा नहीं भाई, ये दोनों तो प्लस में होना चाहिए, देखो प्लस में, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
ठीक है, इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में हाँ ऊपर नीचे का फर्क है, u बाई भी है, नहीं होगा। चलिए और देखते हैं 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v है। चलिए 1/u निकाल कर देखते हैं क्या आता है, 1/f माइनस 1/v आ रहा है तो 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v मिल गया, क्या होगा, c होगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। और इसमें क्या है, इसी को इधर उधर करके देखो कौन सा आएगा। नेक्स्ट, थोड़ा बहुत खुद का भी दिमाग चला लो भाई। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या बराबर होना चाहिए, -v/u। देखो कौन सा है, -v/u। यहाँ देखिए -v/u ये होगा। ये तो इतना न्यूमेरिकल किए ना, अभी देखे ना क्वेश्चन, उसमें -v/u 2 बार 3 बार आया, देख लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि की कोई मात्रक नहीं होती। अभी पता चला कि आवर्धन जो था ना उसका मात्रक नहीं था, वो मात्रक विहीन है। भाई फोकस दूरी है, मीटर होगा, ऐसा ही मात्रक होगा। वक्रता त्रिज्या मतलब दूरी है, इसका भी मात्रक होगा। आवर्धन एक ऐसा टॉपिक है, मतलब ऐसा है टर्म जिसका मात्रक नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आवर्धन। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है। यह क्वेश्चन पहले भी आ गया है, ठीक ना, क्या है। चलो देखो, उस समय चलो रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं ना, देख लेते हैं क्या ना। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, ये समतल दर्पण हो गया। 50 सेंटीमीटर दूरी पर ये वस्तु को रख दिए, 50 सेंटीमीटर दूरी पर। तो भाई इमेज भी कहाँ बना होगा, 50 सेंटीमीटर दूरी पर पीछे। आपको पता है ना कि समतल दर्पण केस में क्या होता है, जितना आप दर्पण के आगे होते हैं उतना ही इमेज क्या होता है, पीछे बनता है। तब कह रहा है क्या चीज, वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु और इसके बीच का दूरी। तो 50 100 सेंटीमीटर। कहाँ है 100 सेंटीमीटर, यहाँ है, लो मारो। क्लियर, ये पहले आ चुका क्वेश्चन, इसलिए पार कर रहे हैं। चलो, समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। यह भी क्वेश्चन पहले आ गया है। समांतर किरण पुंज किस दर्पण का, तो भाई अवतल दर्पण, कि जब फोकस पर हम लाइट रख देंगे तो यहां से जो लाइट जाएगा वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा ना। ये है, इसलिए तो हेडलाइट में इसका उपयोग करते हैं। हेडलाइट वाला कैसे याद है ना, पहले बताए थे ना। हाँ देखिए क्या है, तो कौन सा होगा, अवतल दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पार्श्विक व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रमण द्वारा किया जाता है। ये शुद्ध हिंदी पूरा, इसका मतलब है ना कि अगल बगल से जो उल्टा होता है ना, लेफ्ट वाला राइट, समतल दर्पण जैसे दाहिना से खाते हैं बायां लगता है, वैसे ही कौन दर्पण द्वारा होता है, तो सब दर्पण में ये होता है। समझ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सब। अवतल में भी, उत्तल में भी, समतल में भी, सब में होता है ये। अगल बगल से उल्टा आपको नजर आएगा ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, सब। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। किसके लिए वस्तु की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। u सभी दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है। क्या होती है, सभी के लिए। तो देख ले, समतल, उत्तल, अवतल, किसके लिए, वस्तु बोला है या दर्पण होना चाहिए था, या लेंस तो आगे पढ़ना है, अभी तो दर्पण का चल रहा है, इसलिए क्या चाहिए, दर्पण होना चाहिए इसके जगह पर। अरे तो दर्पण भी वस्तु ही है ना। चलो देखिए, समतल, अवतल, उत्तल का सब। ठीक है, ये था 50 क्वेश्चन। आप फिर से रिपीट कर करके आराम से देख लेंगे और सब कंप्लीट कर लेंगे। जहां कंफ्यूजन होगा, ठीक ना, आप क्या करेंगे, रिपीट करके वीडियो देख लेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक ना। और ये 50 कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो क्विज खेलेंगे हम लोग, ठीक ना। बने रहिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। समझ गया ना, ठीक है। आप भूलेंगे नहीं, आप स्टूडेंट्स हैं और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, ठीक है। और अंत में जरा देख लीजिए, ठीक है, ये चीज है, लिखा हुआ पर ध्यान देना। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।